बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज पुर असरार सांप कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। जोगी ने सांप का सालन पकाया और फिर मजे मजे से इस सालन को रोटियों से खाने लगा और जब इसका पेट भर गया तो वो अंगड़ाई लेता हुआ उठा और पानी किनारे जंप लगाकर अचानक हवा में उड़ गया। खौफो हर्ष के उफ्क पर अटकेलियां करती अजीबो गरीब खौफनाक कहानी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी के आखिर तक मेरे साथ रहिए और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। किस्सा शुरू हुआ एक सांप से। जिसामत से वो सांप का बच्चा लगता था। जब मैंने इसे गोदाम से पकड़ा जहां वो एक चावल के खुले रह जाने वाले तोड़े के अंदर मजे से सोया हुआ था और उसी तोड़े को मैंने उठाने के लिए हाथ लगाया ताकि रास्ते से एक तरफ रख दूं कि तोड़े को छूते ही मेरी नजर इसके अंदर सांप पर चली गई। इस सांप ने भी मेरी मौजूदगी महसूस कर ली। उसी वक्त इसने आंखें खोली और सर उठाकर गुस्से से मेरी तरफ देखा और अपनी दो शाखा जुबान अंदर बाहर करने लगा। वो सांप छोटा सा था लेकिन इसको देखकर मेरे जिस्म ने जैसे काम करना छोड़ दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। इधर वो मेरी तरफ देखते हुए जुबान अंदर बाहर कर रहा था। मुझे और भी डर लगा क्योंकि इससे तो मुझसे डर कर छुपने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे गौर से देख रहा था, बल्कि सही मायनों में घूर रहा था। मैंने इधर उधर देखा ताकि अगर कोई डंडा वगैरह नजर आए तो इसे मार सकूं। इन तोड़ों के पास ही मुझे लोहे की एक सलाख पड़ी नजर आई। मैंने आगे होकर जल्दी से इसे उठाया ही था कि इससे कुछ आगे तोड़े के पास शीशे की एक बोतल चौड़े मुंह की नजर आ गई। अचानक इस सांप को मारने का ख्याल मेरे दिमाग से निकल गया और उसकी जगह सांप को पकड़ने के ख्याल ने ले ली और ये ख्याल आते ही मैं चौंक उठा। अचानक मेरे जहन ने इस सांप को पकड़ने के बारे में कैसे सोच लिया था। कहा तो इस सांप से मैं बुरी तरह खौफजदा होकर इसे मारने लगा था और फिर इसको पकड़ने का ख्याल कैसे दिमाग में आया। मैंने वो बोतल उठा ली जो कि खाली थी। अंदर से बिल्कुल साफ, बाहर हल्की हल्की धूल थी जिसे मैंने एक कपड़े से साफ कर लिया। वो बोतल और सलाख लेकर मैं जल्दी से वापस इस तोड़े तक आया जिसके अंदर सांप चावलों के ऊपर लोट पोट हो रहा था। चावल का तोड़ा आधा खाली था इसलिए वो सांप तोड़े से बाहर नहीं निकल सकता था। वो सांप वैसे तो आम सांप की ही तरह था लेकिन इसकी जिल्द चमकदार और सुस्त रंग सी थी। इसकी आंखें रोशन रोशन थी और इसके सर पर जिल्द उभरी उभरी थी। मैंने बोतल का ढक्कन उतार लिया और इसका मुंह सांप के मुंह के आगे करके बोतल को चावलों के ऊपर फेंक दिया। लोहे की सलाख से मैं सांप को आहिस्ता आहिस्ता मारने लगा। सांप कभी इधर हो जाता तो कभी उधर, साथ ही गुस्से से अपनी दो शाखा जुबान अंदर बाहर करके मेरी तरफ घूरता रहा, लेकिन मैंने इसको मारना ना छोड़ा। तो आखिर तंग आकर इसने बोतल में घुस जाना ही बेहतर समझा। इसके अंदर दाखिल होते ही मैंने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। इस सांप को बोतल में बंद करके मुझे एक अजीब सी खुशी की लहर अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। मुझे ये भी याद न रहा कि मैं गोदाम में गया क्यों था। मैंने एक छोटी सी कील से बोतल के ढक्कन में दो छोटे सुराख किए ताकि अंदर हवा का अखराज रहे। बोतल के अंदर वो सांप कुंडली मारकर बैठ गया था और मुंह से बोतल के शीशे को चोट मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीशा मोटा और बहुत मजबूत था और अगर मजबूत ना भी होता तो वो छोटा सा सांप इसे कैसे तोड़ सकता था। बोतल के अंदर इस सांप की जिल्द और चमकने लगी थी और इस बोतल के शीशे में से कोस कज़ा की तरह रंग बिखर रहे थे। मैंने इस सांप वाली बोतल को गोदाम में बोरियों के पीछे छुपा दिया और वापस सेठ के दफ्तर में पहुंचा। अरे आबिद, मैंने तुम्हें गोदाम में एक छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम वहां जाकर सोगे। कमरे में दाखिल होते सेठ गुफार ने मोटे शीशों वाली ऐनक के शीशों के ऊपर से मुझे देखते हुए कहा। सेठ की बात सुनकर मैंने सर खुजाया। सेठ साहब 1 मिनट में आया। ये कहते ही मैं भागकर गोदाम में पहुंचा और दाल की बोरियां गिनकर एक नजर सांप वाली बोतल को देखकर वापस आ गया, जबकि सेठ बड़ी बेकरारी से मेरा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने इसे दाल की बोरियां बतानी थी।
और इसने मस्जिद के लिए फोन पर ऑर्डर बुक करवाना था। सेठ गुफार आर्ट का व्यापारी था। इसके दफ्तर और गोदाम में हम 3 लोग मुलाजिम थे। मैं दफ्तर बॉय, सेठ का मुंशी और कभी कभी इसका ड्राइवर भी बनना पड़ता था। मेरे अलावा 2 मजदूर और थे जो कि गोदाम में काम करते थे और परचून की दुकानों तक सामान छोड़ने के लिए जाते थे। मैं मैट्रिक पास था, जबकि वो दोनों अनपढ़ थे। आज भी वो दोनों सामान छोड़ने कुछ दूर गए हुए थे। शाम तक इनकी वापसी होती, इसीलिए शाम तक मैं मुतमिन था। शाम से थोड़ी देर पहले जब सेठ उठकर बाथरूम गया तो मैंने वो बोतल लाकर अपने कपड़े के बड़े से थैले में डाल दी, जिसमें मैं खाने का टिफिन रखकर लाता था और ले जाता था। सेठ बाथरूम से निकला तो फोन की घंटी बजने लगी। इसने पहले मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर खुद ही फोन उठा लिया। जी बेटा जी। शायद दूसरी तरफ सेठ की बेटी थी। बेटा मैं अभी भिजवा देता हूँ, सेठ ने दूसरी तरफ से बात सुनकर कहा और फोन रखकर मेरी तरफ देखा। साथ ही अपनी गाड़ी की चाबी भी मेरे सामने रख दी। सुरैया बेटा को 10 मिनट में गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी ले जाओ और उधर ही से घर चले जाना, सेठ ने अपनी बेटी का नाम लेते हुए मुझे कहा। और मैं जल्दी से चाबी उठाकर सेठ को सलाम करते हुए अपना थैला उठाकर वहाँ से निकल आया। गाड़ी इसकी बेटी को देकर मैं अपने घर पहुँचा। थैला अख्तियार से अपने कमरे में रखा और इसमें टिफिन निकालकर बर्तन धोने वाली जगह पर रखकर अम्मी अब्बू के पास चला गया, जो कि सहन में बैठे बातें कर रहे थे। आजा आबिद बेटा, इधर हमारे पास आजा। मैं सलाम करके अम्मी अब्बू के सामने एक कुर्सी पर बैठने लगा तो अम्मी ने चारपाई पर अपने पास हाथ से इशारा करते हुए कहा। मैं कुर्सी से उठकर अम्मी के पास जा बैठा। आज कंजूस सेठ ने तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टी कैसे दे दी? अम्मी के लहजे में हैरत थी। सेठ की बेटी को कार चाहिए थी। सेठ ने मुझे कार देकर अपने घर भिजवा दिया और साथ ही छुट्टी दे दी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जुलेखा इस तरह ना कहा करो, आबद की तलीम ही क्या है, बस मैट्रिक। सेठ साहब ने एक मैट्रिक पास को मुलाजमत देकर हम पर एहसान किया है। जी जी बिल्कुल तुम ठीक कहते हो, मैं सब जानती हूँ। वो कंजूस सेठ 3 काम करवाता है मेरे प्यारे से बेटे से और देता क्या है? चंद हजार। अरे इस जगह कोई भी पढ़ा लिखा इतनी तनख्वाह में मेरे बेटे जितना काम नहीं कर सकता था। अम्मी अब्बू की बहस कुछ तवील होने लगी तो मैंने इजाजत लेकर उठना ही बेहतर समझा। जा बेटा अंदर जाकर आराम कर, अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा और मैं कमरे में आकर लेट गया। रात का खाना खाते ही मैं अम्मी अब्बू के सोने का इंतजार करने लगा। वैसे तो वो मेरे कमरे में बहुत ही कम आते थे, लेकिन फिर भी अख्तियात जरूरी थी। जब बाकी घर की लाइट्स ऑफ हो गई तो मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और अपना थैला लेकर बिस्तर पर जा बैठा। आहिस्ता आहिस्ता थैला खोलकर इसके अंदर से सांप वाली बंद बोतल निकाली और सांप को देखा, जो कि कुंडली मारे अपना सर दुम पर टकाए गालबन सो रहा था। मैंने बोतल को सामने मेज पर रख दिया। बोतल के हिलने से सांप कसमसाया और इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा। मुझे अपनी आंखों में जलन सी होने लगी तो मैंने एकदम ही इस तरफ से आंखें फेर ली और चारपाई पर लेटकर उस सांप के बारे में सोचने लगा कि मैं उस इंसान दुश्मन को मारने की बजाय अपने साथ क्यों ले आया। लेकिन इसके बारे में जहन कोई वजाहत बात ना सोच सका। मैं सोचते हुए इस सांप की तरफ भी देख लेता था, जो कि अपनी दुम पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था और मुंह से अपनी 2 शाखा जुबान बार बार अंदर बाहर कर रहा था। फिर वो अपने जिस्म को बल देने लगा। मैं बड़ी खामोशी से इसे देख रहा था। इसने मेरी तरफ देखा और अपना सर जोर जोर से शीशे से टकराने लगा। अब इसकी जुबान तेजी से अंदर बाहर हरकत कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गुस्से में था। इसकी ऐसी हालत देखकर मैं परेशान हो गया और उठकर बोतल के करीब हो गया। सांप गुस्से से बल खा रहा था। अचानक मेरे जहन में आया कि इसे कहीं भूख तो नहीं लगी। ये ख्याल आते ही मुझे झटका लगा और मैं उठकर किचन से थोड़ा सा दूध ले आया। बोतल के ढक्कन को आस्था से खोला और फिर जल्दी से थोड़ा सा दूध बोतल के अंदर डालकर ढक्कन लगा दिया। सांप ने अपना मुंह बोतल के पैंदे में जमा होने वाले दूध में रख दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध इसके पेट में जाने लगा। दूध पीकर इसने सर उठाया
कुछ देर वो मेरी तरफ देखता रहा और फिर कुंडली मारकर सर को दुम पर टिका दिया। मैंने लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सुबह उठकर मैंने बाकी बचा दूध बोतल के अंदर डाल दिया, जिसे सांप पीने लगा, और फिर इस बोतल को अपनी अलमारी में ताला लगाकर रख दिया। दफ्तर पहुंचा, सफाई वगैरह की, चीजों को तरतीब से रखा। इतनी देर में सेठ भी आ गया। इसके कुछ ही देर बाद ऑर्डर किया हुआ माल भी एक ट्रक में आ गया, जिसे गिनकर मैंने गोदाम में रखवा दिया। जब सामान सारा उतारा जा चुका तो मजदूर गोदाम में आराम करने लगे और मैं तमाम बोरियों की लिस्ट बनाकर सेठ के पास ले गया। आबिद, माल पूरा है ना? इसने लिस्ट सुनकर सारा हलाते हुए मुझसे पूछा। जी सेठ जी, माल पूरा है। तो ठीक है, अब तुम बैंक जाओ और इन्हें ऑनलाइन पेमेंट भिजवा दो। सेठ ने नया हुक्म दिया, लेकिन मैं बैंक खुशी से जाता था। अगर वो कहीं और जाने का कहता तो मेरी तबीयत यकीनन खराब हो जाती। वो बैंक 2 ब्लॉक छोड़कर ही था। मैं सामान की गिनती और इसे तरतीब से रखते हुए कुछ थक सा गया था, लेकिन बैंक की तरफ मेरे कदम तेजी से उठ रहे थे, क्योंकि वहाँ एक लड़की थी, सुंदर सा, अपने ही नाम की तरह खूबसूरत और अच्छे अखलाक व आदत की थी। मेरा जब भी बैंक में जाना होता, वो जहाँ भी बैठी होती, मेरी निगाहें इसे तलाश करती। शुरू में मुझ में एक झिझक सी थी। एक तो मैं गरीब था और दूसरा कम पढ़ा लिखा, इसलिए जब कभी सुंदर से कैश काउंटर पर बैठी होती तो मैं बहुत ही कम बात करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका अच्छा रवैया देखकर मैं इससे बैंक के अलावा भी कोई ना कोई बात करने लगता था। गर्मी पड़ रही है और जिस्म जलने लगा था, लेकिन यहाँ आकर सुकून मिल गया। मेरी बात के जवाब में इसने मुस्कुराकर देखा और सर को ठीक है के अंदाज में हिला दिया। वो ऑनलाइन बिल पुर कर रही थी। इसके बालों की एक लट इसके खूबसूरत गाल पर अटकेलियां कर रही थी। बिल पुर करने के बाद इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। बिल पुर करने के बाद इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस बिल के साथ रकम कोने वाले काउंटर पर जमा करा दें, इसने मुझे गाइड किया। तो मैं इसकी तरफ देखता हुआ वहाँ से उठ गया और रकम जमा करवाकर वापस सेठ के पास दफ्तर पहुँचा। इधर उधर के काम और फिर रात को छुट्टी। रात को घर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अलमारी खोलकर बोतल में बंद सांप की खैर खबर ली, जो बोतल के अंदर कुंडली मारे सर को अपनी दुम पर टिकाए आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। मैं कमरे में आते हुए अपने साथ थोड़ा सा दूध ले आया था। बोतल का ढक्कन खोलकर मैंने जल्दी से दूध अंदर डाल दिया। दूध सांप के ऊपर गिरने लगा तो सांप हड़बड़ाकर उठ गया। मेरी मौजूदगी महसूस करते इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी आंखों और चेहरे पर हल्की सी तपश महसूस होने लगी, तो मैंने जल्दी से नजरें फेर ली और इस बोतल को उठाकर मेज पर रख दिया। सांप अब दूध पी रहा था। मैं इसको देखते हुए सोचने लगा कि इस सांप को लाने में घर में रखने में मेरा क्या फायदा है, लेकिन मेरा जहन इससे आगे सोचने से काफिर था। इस सांप को 10 दिन हो गए थे, तो इसकी जिस्मात पहले से कुछ बड़ी हो गई और इसकी जिल्द के रंग अब बहुत नुमाया हो गए थे। इसके सर पर जिल्द किसी ताज की तरह ऊपर को उठ गई थी और रात को सोते हुए मुझे ऐसा लगा कि कमरे में रोशनी हो रही है। मैंने जल्दी से आंखें खोली तो वाकई कमरा रोशन सा हो रहा था। मैंने कमरे में मौजूद बल्ब की तरफ देखा, लेकिन वो बंद था। इसके बाद मैंने रोशनी की तरफ देखा तो मेज पर रखी बोतल जिसमें सांप बंद था, इससे रोशनी फूटकर कमरे को रोशन कर रही थी। मैं हैरान होकर इस मंजर को देखे जा रहा था। बोतल के अंदर सांप अपनी दुम के सहारे खड़ा झूम रहा था। कभी वो खड़ा खड़ा घूम जाता और कभी अपने सारे जिस्म को हिलाने लगता। कैसा मंजर था वो, जिसने मुझे मशहूर सा कर दिया। और फिर अचानक ही इस सांप ने अपना जिस्म फेंकने के अंदाज में कर दिया और कुंडली मारकर सर को दुम पर रख दिया। इसी वक्त बोतल से फूटती रोशनी एकदम ही बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। मैं हैरान सा अपनी चारपाई पर लेटा रह गया। जब कुछ मिनट बाद मेरी आंखें अंधेरे से मायूस हो गई और हल्का सा दिखाई देने लगा, तो मैं उठकर मेज पर रखी बोतल को देखने लगा और सोचने लगा कि मैंने जो कुछ देखा वो कोई ख्वाब था या हकीकत थी। मेरा जहन इस मंजर को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वो हैरतनाक मंजर देखा था। मैं बोतल के पास हैरान खड़ा इस सांप के बारे में सोच रहा था। मुझे ये सांप किसी खास नस्ल से लग रहा था। मेरे जहन में
خیال آنے لگا کہ سانپوں کے بارے میں معلومات رکھنے والے آدمی سے اس سانپ کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ دوسرے دن گودام میں کام کرنے والے ایک مزدور سے کچی بستی میں ایک سپیرے کے متعلق پتا چلا، اور پھر رات کو چھٹی کرنے کے بعد میں ادھر ہی سے کچی بستی کی طرف چلا گیا۔ وہ سپیرا مجھے اپنی کوٹری میں ہی مل گیا۔ میں نے اس سے تھوڑی دیر اس کے پیشے کے بارے میں معلومات لی، جس کے بارے میں وہ بہت خوش ہو کر بتاتا رہا، اور جب میری اس سے گپ شپ کچھ زیادہ ہو گئی تو میں نے اس سے اپنے مطلب کا سوال پوچھ لیا۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا سانپ دیکھا ہے یا پکڑا ہے جو جسامت کے لحاظ سے چھوٹا سا ہو، اس کے سر پر تاج سا ہو، اور کبھی کبھی رات کو اس میں سے روشنی پھوٹتی ہو؟ تمہیں ایسے سانپ کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اس نے میری بات ختم ہوتے جلدی سے پوچھا۔ کیوں جی، یہ کوئی خاص قسم کا سانپ ہے کیا؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر دیا۔ ہاں بالکل، وہ ایک مخصوص نسل کا سانپ ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں۔ دریا کے ساتھ جو جنگل ہے، اس میں ایک جوگی بابا رہتا ہے، وہ تمہیں اس سانپ کے بارے میں صحیح بتا سکتا ہے۔ کیا وہ سانپ تمہارے پاس ہے؟ نہیں، میں نے اس سانپ کے بارے میں کچھ پڑھا تو مجھے تجسس سا ہوا اس کے بارے میں مکمل معلومات لینے کا۔ بس آپ اسے میرا شوق کہہ لے۔ اچھا، تو پھر اگر جانا ہو جوگی بابا کے پاس تو آ جانا، دن میں کسی وقت میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اس نے میری بات سن کر کہا، اور پھر میں اس کے پاس سے اٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ میں اس رات سحری تک جا کر سانپ کی طرف دیکھتا رہا، لیکن اس رات روشنی نہ ہوئی تو میں سو گیا۔ سونے سے پہلے جوگی بابا کے پاس جانے کا خیال میرے ذہن میں آیا، لیکن اس سپیرے کے بغیر ہی جانا چاہتا تھا۔ دوسرے دن گودام اور دفتر میں بہت مصروف رہا، کیونکہ سامان ادھر ادھر بھجوانا تھا۔ 2 چکر بینک کے لگ گئے، جہاں مس سندر سے ملاقات تھکن میں کچھ کمی کا باعث بنی۔ آج اسے دیکھ کر میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش سندر میری زندگی میں آ جائے، لیکن یہ بس ایک خواہش ہی تھی۔ کہاں میں غریب، کم پڑھا لکھا، اور وہ پڑھی لکھی ساتھ ہی بینک مینیجر کی بیٹی تھی۔ گھر سے بھی وہ دولت کے لحاظ سے مضبوط تھی۔ اگلے دن جمعہ تھا، میں نے ہاف ٹائم پر چھٹی لے لی۔ سیٹھ نے بہت مشکل سے چھٹی دی۔ امی ابو بھی حیران تھے، لیکن میں نے بہانہ بنا دیا کہ ایک دوست کی منگنی میں جانا ہے۔ کمرے میں جا کر میں تیار ہوا اور تھیلے میں سانپ والی بوتل کو ڈال کر باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ پہلے اس جوگی بابا سے مل لینا چاہیے، اس کے بعد ہی یہ سانپ اس کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ میں نے دوبارہ بوتل الماری میں بند کر دی اور باہر آ کر سڑک سے ایک ٹیکسی پکڑی اور دریا کنارے جنگل کے قریب اتر گیا۔ میں دریا کے کنارے پر کھڑا ٹیکسی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے جنگل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جنگل زیادہ گھنا نہ تھا، کانٹے دار درخت بہت ہی کم تھے۔ جنگلی گھاس اور موٹے موٹے ڈنڈیوں والی بوٹی نے درختوں کے اندر جنگل کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ تلاش کے بعد مجھے جنگل کے کافی اندر، لیکن دریا سے کچھ ہی فاصلے پر 4 درختوں کے درمیان مجھے ایک کٹیا نظر آ گئی، جس کے تھوڑا ہی آگے ایک آدمی میری طرف پیٹھ کیے کسی چیز کو آگ لگا رہا تھا۔ میں نے اس کے بالکل پاس پہنچ کر سلام کیا تو اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر خود بخود ہی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ ایک مضبوط باڈی، چہرے پر ترچھی ہوئی داڑھی، جس کا ایک بال بھی سفید نہ تھا اور نہ ہی مجھے کسی کلر سے کالی کی ہوئی لگ رہی تھی۔ سپیرا اسے جوگی بابا کہہ رہا تھا۔ ہاں، اس کے گلے میں 2 موٹے منکوں والی مالا ضرور تھی، جیسا کہ جوگیوں اور فقیروں کے گلے میں ہوتی ہیں۔ اس کے سامنے اینٹوں کے چولہے پر ایک دیچکی رکھی تھی، جس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ نوجوان، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے اپنی کٹیا کے اندر لا بٹھایا اور پھر مسکراتے ہوئے پوچھا، میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک مسئلہ بلکہ ایک تجسس آپ کے پاس لے آیا ہے۔ میرے یہ کہتے ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چند منٹ کے لیے اس کٹیا میں خاموشی سی چھا گئی۔
मैं कुटिया का जायजा लेने लग गया। कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना सा लोहे का ट्रंक और पुरानी ही दरी जिस पर के हम बैठे थे। हमारे दाएं कुटिया की दीवार पर एक पर्दा सा लगा था। मैंने अंदाजा लगाया कि साथ या तो बाहर निकलने का एक रास्ता है या फिर कोई कमरा वगैरह होगा। नौजवान, पहले तू अपना नाम बताओ ताकि बात करने में आसानी हो, और फिर अपना मसला बता दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं इसमें तुम्हारी कितनी मदद कर सकता हूं। मेरा नाम आबिद है और सलमान आबाद से आया हूं। इसके बाद मैं सोचने लगा कि बात कहां से शुरू करूं और कैसे अल्फाज चुनूं ताकि बात में वजन बढ़ जाए और आसानी से अगले की समझ में भी आसानी से आ जाए। वो जोगी चुपचाप मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। इसके होंठों पर वही मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मैं एक सांप के बारे में कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। आखिर मैंने बात शुरू की, लेकिन इस जोगी ने कोई जवाब न दिया और न ही मुझसे पूछा कि मुझे इसके पास किसने भेजा है और मुझे कैसे पता चला कि जोगी को सांपों के बारे में जानकारी है। बल्कि वो चुपचाप शफकत भरे अंदाज से मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैंने इस सांप के बारे में बात शुरू कर दी। थोड़ी सी बात सुनकर वो चौंक उठा। इसके चेहरे के तासरात से एक इश्तियाक सा झलकने लगा। आखिर मैंने इसे बताया कि कैसे इस सांप से रात में अजीब सी रोशनी फूट रही थी और वो झूम भी रहा था। मेरी आखिरी बातें सुनकर वो जोगी खड़ा हो गया। इसने मुझे दोनों कंधों से पकड़कर हल्का सा झंझोर डाला। ये सांप वाकई तुम्हारे पास है? कहाँ है, दिखाओ मुझे। इसने बेकरारी से पूछा। हाँ, मेरे पास है, मेरे घर में और मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने जल्दी जल्दी इससे जवाब दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि वो कैसे मुझे मिला। वो सांप अभी लेकर आओ, किसी भी तरह यहाँ लेकर आओ। इसके लहजे से बेकरारी साफ नजर आ रही थी। नहीं, अभी लाना तो बहुत मुश्किल है, मैं फिर किसी दिन लेकर आऊंगा। फिर किसी दिन नहीं, सुबह सुबह। अगर अब नहीं ला सकते तो सुबह जरूर लेकर आना। तुम्हें कैसे बताऊं कि इस सांप के लिए मैं कहाँ कहाँ मारा मारा फिर रहा हूँ। इसने आखिरी बात सरगोशी में की, लेकिन मैंने सुन ली। लेकिन मैं सुबह नहीं आ सकता, मेरी नौकरी का मसला है। मेरा सेठ मुझे खड़े खड़े निकाल देगा अगर मैंने छुट्टी की। मैं इस सांप के बदले में तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम्हें किसी की मुलाजमत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम खुद मुलाजिम रखोगे। इसकी बात सुनकर मैंने इस कुटिया की तरफ बेसाख्ता एक नजर डाली। अभी तुम हमारी जाहिरी हालत ना देखो, अभी तुम हमारी जाहिरी हालत ना देखो। इस लहजे में इस दफा नाराजगी सी थी, लेकिन इस आंखों में एक चमक सी थी। मैं थोड़ी देर बाद इससे कल सांप को लाने का वादा करके वापस घर आ गया और पूरी रात जागते सोते गुजर गई। यही सोचता रहा कि क्या करूं। सांप की मेरे लिए कोई वक़्त न थी, लेकिन अगर मैं सुबह जाता और वो जोगी सांप लेकर मुझे कुछ भी न देता तो नौकरी भी जाती और सांप भी। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि किस्मत आजमाई जाए और फिर गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन में सुबह काम पर जाने के वक्त खाने का टिफिन और बोतल जिसमें के सांप बंद था थैले में डालकर घर से निकल आया, क्योंकि मैं घर में नहीं बताना चाहता था कि मैं आज छुट्टी करूंगा या फिर मैं जंगल में एक जोगी के पास जा रहा हूँ। इसलिए मैंने खाना बनवाकर टिफिन में डाल लिया और साथ ले लिया। मैं मुख्तलिफ किस्म की सोचों में खोया हुआ टैक्सी से दरिया के किनारे जंगल के उसी रास्ते पर उतर गया जहाँ से उस जोगी की कुटिया का रास्ता आसान था। वो अपनी कुटिया के बाहर बेचैनी से मटर गश्त कर रहा था। मुझे देखते ही भागकर मेरे पास पहुँचा और मुझे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर जकड़ सा लिया। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। मुझे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो लाए हो ना, इसने सरगोशी की। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। कहाँ है, कहाँ है? इससे खुशी से बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से दायां हाथ ऊपर करके इसे थैला दिखाया। मैंने बहुत मुश्किल से दायां हाथ ऊपर करके इसे थैला दिखाया। इसने मुझसे थैला झपट लिया और भागते कदमों से अपनी कुटिया में जा घुसा। इसके मुझे छोड़ते ही मैंने 2-3 अंगड़ाइयां ली और जिस्म को सेट करने लगा साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जोगी के पीछे कुटिया में चला गया, जहाँ वो बोतल को दोनों हाथों में
पकड़ के सर से ऊपर करके सांप को बगौर देख रहा था। सांप पहले से काफी बड़ा लग रहा था, शायद दूध पी पी कर फूल गया था या फिर बड़ा हो रहा था। जोगी के चेहरे पर खुशी खुशी थी, ऐसा लगता था जैसे इसका कोई ख्वाब पूरा हो गया था। उसी सांप की तलाश में मैं कब से इस जंगल में अपने आप को डाले बैठा हूँ। इसके बदले में तुम्हें जितना भी दूं वो बहुत कम होगा, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इधर आओ, मेरे पास आओ। इसने कुटिया की अंदरूनी दीवार में लगे पर्दे की तरफ बढ़ते हुए कहा। दूसरी तरफ कुटिया का दूसरा कमरा था, जिसमें दाखिल होते मुझे लगा कि मैं किसी हकीम की दुकान में आ गया हूँ, क्योंकि दीवारों के साथ लकड़ी की अलमारियां लगी थी, जिनमें के शीशे के बहुत से मर्तबान रखे थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात थी। इस कुटिया के फर्श पर एक गंदी सी दरी बिछी थी। इस दरी को हटा दो। इसने दरी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा। मैंने दरी को मुकम्मल फर्श से हटा दिया। उस जगह एक छोटा सा हॉल बना था, जिसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन था। इसने आगे बढ़कर वो ढक्कन उठा दिया। इस हॉल के अंदर एक छोटी लकड़ी की संदूकची पड़ी थी। जोगी ने ऊंची आवाज से किसी अनजानी जुबान में कुछ पढ़ते हुए अपने दोनों हाथों पर फूंका और फिर झुककर इस संदूकची को उठा लिया और मुझे इशारा करते हुए बाहर आ गया। मैं भी इसके पीछे ही बाहर वाली कुटिया में आ गया। इसने संदूकची फर्श पर रखकर खोल दी। सांप वाली बोतल वो अंदर वाली कुटिया में ही छोड़ आया था। मैं बिल्कुल इसके पास ही खड़ा था। इस संदूकची के अंदर हीरे जवाहरात तरतीब से मौजूद थे, जिन्हें देखते मेरी आंखें चंदिया गई। ये सब तुम्हारा है, इसे लेकर यहाँ से चले जाओ और 3 दिन बाद 14वीं की रात जरूर मेरे पास यहाँ आना, क्योंकि इस सांप पर ज्यादा हक तुम्हारा है। इस रात तुम्हें पता चलेगा कि ये सांप चीज क्या है। ये कहते ही वो अंदर कुटिया में चला गया और मैं इस संदूकची को लेकर इसी जंगल में एक जगह शाम होने का इंतजार करने लगा, ताकि रात के अंधेरे में इस संदूकची को छुपाकर घर ले जाऊं और फिर मैं इस संदूकची को घर बाहिफाजत लाने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके बाद 2 रातें मैंने ये सोचते गुजार दी कि मैं इनको बेचूं कैसे, क्योंकि जिस सोने के काम करने वाले के पास मैं जाता वो ये जरूर पूछता कि ये सोना और जवाहरात मेरे पास कहाँ से आए। 14वीं की रात भी आ गई। मैं इस कश्मकश में था कि इस जोगी के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे अब इतना मिल चुका था कि मुझे अब किसी और की जरूरत न थी। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई हुई थी। दिन को आवारागर्दी करता रहता था ताकि घर वालों को ना पता चले कि मैंने काम छोड़ दिया है। बहुत सोचने के बाद आखिर में रात 10 बजे के करीब उस जोगी के ठिकाने पर जा पहुंचा, जहां कुटिया के बाहर ही वो आग जलाए कुछ तैयार करने में मगन था, क्योंकि कुछ पकाए जाने की खुशबू आ रही थी। मैं भी इसके पास ही जा बैठा। कुछ बोलना नहीं, बस देखते रहना, इसने मेरे बैठते हुए कहा। आज के जोगी और उस दिन के जोगी में काफी फर्क था। आज जोगी ना ही मुझसे बात कर रहा था और ना ही मेरी तरफ देख रहा था, बल्कि वो देचकी में मुसलसल चम्मच हिला रहा था और साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रहा था। 15-20 मिनट बाद इसने बाएं तरफ कपड़े के नीचे हाथ डालकर वो सांप वाली बोतल निकाल ली, जिसे देखकर मैं हैरान हुआ कि इस सांप को क्या करना है। फिर जोगी ने इस अनजानी सी जुबान में ऊंची आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और बोतल का ढक्कन खोलकर सांप को अपने सामने रखे एक तख्त पर गिरा दिया। आग की रोशनी में मुझे वो सांप पहले से ज्यादा बड़ा लगा। इसके जिस्म से रंगीन रोशनी फूटने लगी तो जोगी ने सांप के ऊपर हाथ रखकर इसी तख्त पर दबाए रखा और अपने सामने रखी हुई बड़ी सी छुरी उठा ली। इसका इरादा बांधते ही मेरे जिस्म में सुइयां सी चुभने लगी और मैं वहां से उठने के बारे में सोचने लगा, लेकिन जब मैंने उठना चाहा तो मुझसे उठा न गया। ऐसा लगा कि मुझ में जरा सा भी जोर ना रहा हो। जोगी ने किसी माहिर कसाई की तरह छुरी पकड़ी हुई थी और सांप को बाएं हाथ से दबा रखा था। इसके पड़ने की आवाज पहले से ऊंची हो रही थी। फिर मेरे देखते ही इसने किसी कसाई की तरह इस सांप का सर काट कर परे कर दिया और मछली की तरह सांप को साफ करके काट कर केतले बना लिए। इसके बाद वो केतले इसने देचकी में डाल दिए। मैं ये सब कुछ देखकर सुन्न हुआ जा रहा था। मैं ये सब कुछ देखकर सुन्न हुआ जा रहा था। मैं ये सब कुछ देखकर सुन्न हुआ जा रहा था।
थोड़ी देर चम्मच लाने के बाद इसने पढ़ना छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बहुत अच्छा किया तुमने मुझसे कुछ ना पूछकर मुझे बहुत से सवालों से बचा लिया। अब एक बात गौर से सुनो, 2 सुनार मेरे मुरीद हैं जो कि यही काम करते हैं। तुम मेरा बताकर वो जोहरात बेच देना, तुम मेरा बताकर वो जोहरात बेच देना, क्योंकि और कोई भी तुमसे लेगा नहीं। अगर किसी और ने ले भी लिया तो बहुत सस्ते में लेगा। अब मेरी तरफ देखते रहो। वो ये कहकर चुप हो गया। मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो गया था। मैंने इसके मुरीदों के नाम याद कर लिए। इसके कुछ मिनट बाद ही इसने बेचकी उतार दी और दाएं तरफ रखे एक लपेटे हुए कपड़े को अपने सामने रखकर इसमें से रोटी निकालकर इस सांप के सालन से खाने लगा। तुम भी खाओगे क्या? इसने मेरी तरफ रोटी बढ़ाते हुए कहा। मैंने जल्दी से सर को ना में हिलाया तो वो मुस्कुराने लगा। फिर 3 रोटियां खाने के बाद इसने अंगड़ाई ली और उठकर दरिया की सिमत भाग पड़ा। मैं हैरान होने लगा कि इससे अचानक क्या हो गया। दरिया के पास पहुंचते इसने एक जंप लिया और मैं समझा कि वो दरिया में नहाने की गरज से छलांग लगा रहा है। हो सकता है कि सांप का सालन खाकर इसे अचानक गर्मी का एहसास हुआ हो, लेकिन अगला मंजर देखकर ना सिर्फ मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया बल्कि चलकर दरिया तक जा पहुंचा, क्योंकि जोगी दरिया में गिरने की बजाय हवा में बुलंद होकर उड़ता हुआ फिजा में दरिया के दूसरे किनारे गायब हो गया। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज। किसी इंसान का उड़ना फिल्मों और कहानियों में पढ़ा और देखा था, लेकिन हकीकी जिंदगी में नामुमकिन था। मैंने अपनी आंखों से इस जोगी को हवा में उड़ते देखा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मैं उसी हैरत में खोया ये तक भूल गया कि मैं एक जंगल बेआबान में खड़ा हूँ। मैं ऐसे ही हैरत में गुमसा वापस मुड़ा और वहाँ से भागने का सोचने लगा तो मेरी नजर उसी देचकी पर पड़ गई जिसमें सांप का सालन पका था, जिसके खाने के बाद जोगी में उड़ने की शक्ति आ गई थी। मैंने उस देचकी को देखा तो मेरे दिमाग में एक हलचल सी होने लगी। मैंने देचकी को उठाकर चांदनी में इसके अंदर देखा तो देचकी में हल्का हल्का सा सालन था। मैंने 7 पड़ी रोटियों में से एक रोटी उठाई और फिर देचकी को अंदर से मुकम्मल साफ कर दिया। मुझे अपने अंदर गर्मी और अजीब सा उबार का एहसास होने लगा। मैंने भी उठकर उस जोगी ही की तरह दरिया की तरफ दौड़ लगा दी और दरिया के पानी के पास पहुंचते ही एक जंप लिया। लेकिन ये क्या, मैं तो हल्का सा हवा में बुलंद होकर पानी में जा गिरा। वो तो शुक्र है कि पानी का बहाव तेज न था। मैं जल्दी से हाथ पांव मारता हुआ पानी से बाहर निकल आया और मायूस सा वहाँ से चलता हुआ रोड तक आ गया और मायूस सा वहाँ से चलता हुआ रोड तक आ गया। जहाँ कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब टैक्सी न आई तो मैंने अपने घर की तरफ तेज कदमों से चलना और फिर भागना शुरू कर दिया। मुझे भागने में मजा आ रहा था, इसीलिए मैं तेज भागने लगा और ऐसे ही भागते हुए अपने घर तक पहुंचा। मुझे थकन का जरा भी एहसास न हुआ। इसके बाद मैंने इन जेवरात को आहिस्ता आहिस्ता बेचकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू कर दिया। साथ ही प्राइवेट बीए कर लिया और अपना अकाउंट मिस सुंदस के बैंक में खोल लिया। अब मैं जितना भी काम करता मुझ में थकन का नामो निशान न होता और वजनी से वजनी चीज भी मैं आसानी से उठा लेता। पढ़ाई में मेरा जहन इतना चलता कि बस एक दफा कुछ पढ़ते ही मेरे हाफसे में फिट हो जाता। मेरी कोठी शहर के एक पोश इलाके में है। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। ज्यादातर मैं 3 पीस सूट पहनता हूँ और अब खुलकर सुंदर से हल्की फुल्की गप लगाता हूँ। और आज शाम सुंदस को चाय पर एक होटल में इनवाइट किया हुआ है। मुझे यकीन है कि सुंदस मेरी हमसफर जरूर बन जाएगी। सुंदस मेरी इस काया पलट पर हैरान है। मेरी खुशी है कि आज की टी पार्टी डिनर में बदली जाए और हो सकता है कि ये डिनर हमारी खुशगवार जिंदगी के लिए यादगार बन जाए। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ भट्ट को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।